जय नारायण बच्चों। इस समय आप सभी अपने परिवार के साथ होंगे। कुछ बच्चे अपने माता पिता के साथ होंगे तो कुछ बच्चे संयुक्त परिवार यानी दादा दादी, ताऊ जी, ताई जी, चाचा चाची सभी के साथ मिलकर रह रहे होंगे। चलिए आज हम सब दादी माँ के विषय में बात करते हैं। दादी माँ कौन? पिता की माँ को दादी कहते हैं। दादी माँ को अपने पोते पोती बहुत प्यारे होते हैं। आप सब भी अपने दादी के दुलारे होंगे। आज मैं आपको पाठ 2 दादी माँ के लेखक का संक्षिप्त परिचय देते हुए पाठ का सार समझाऊंगी। इस पाठ में लेखक ने अपनी दादी के विषय में ही बताया है। सबसे पहले शिव प्रसाद जी का जीवन परिचय। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह हिंदी के साहित्यकार थे। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह का जन्म 19 अगस्त 1928 को बनारस के जलालपुर गांव में एक जमींदार परिवार में हुआ था। वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 1953 में प्रवक्ता नियुक्त हुए, जहां से 31 अगस्त 1988 में प्रोफेसर पद से उन्होंने अवकाश ग्रहण किया। भारत सरकार की नई शिक्षा नीति के अंतर्गत यूजीसी ने 1986 में उन्हें हिंदी पाठ्यक्रम विकास केंद्र का समन्वयक नियुक्त किया था। उनकी पहली कहानी दादी माँ थी, जिसे पहली आंचलिक कहानी होने का गौरव भी प्राप्त हुआ। 28 सितंबर 1998 को इनका निधन हो गया। आज हम इन्हीं के द्वारा रचित कहानी दादी माँ आपको इसका सार समझाने जा रहे हैं। यह कहानी शिव प्रसाद सिंह ने लिखी है। इसमें लेखक दादी का वर्णन करते हुए बड़ों के महत्व को बता रहे हैं। लेखक अब बड़े हो चुके हैं। उन्होंने अब तक बहुत से सुख दुख देखे थे, परंतु जरा सी कठिनाई पड़ने पर मन अनमना हो जाता था। मित्र उसके आगे तो उसके साथ होने का दिखावा करते थे, परंतु पीठ पीछे उनको कमज़ोर कहकर मजाक उड़ाते थे। ऐसे समय में लेखक को अपनी दादी माँ की बहुत याद आती थी। लेखक की दादी ममता, स्नेह, दया की मूर्ति थी। आप सबकी दादी भी आपको बहुत प्यार करती है ना बच्चों? उसी तरह लेखक को भी अपनी दादी की बहुत याद आती थी। बच्चों में यानी अपने दोस्तों में लेखक को बरसात के दिनों में गंध भरे जल में कूदना अच्छा लगता था। यानी गांव में आपने देखा होगा, कीचड़ हो जाता है, दलदल हो जाती है, उसमें बच्चे कूदते हैं तो उन्हें उसमें खेलने में मज़ा आता है। तो लेखक को भी पानी जो बरसात का इकट्ठा हो जाता है, उसमें दुर्गंध आती है, उसमें उछलना कूदना बहुत अच्छा लगता था। जिससे एक बार उन्हें बुखार आ गया। उस समय उन्हें बीमार पड़ना भी अच्छा लगता था। बीमारी में उसे पूरे दिन भर नींबू, साबू सब मिलता था। साबू समझते हैं? साबूदाने की खिचड़ी, ये सब उनकी दादी माँ उन्हें खिलाती थी। परंतु इस बार उसे जो बुखार चढ़ा तो वह उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। इस समय बेटा, इस समय की बात यह हो रही है कि अब वे बड़े हो चुके हैं और वे शहर में रह रहे हैं। तो वे इस समय की बात कर रहे हैं कि अब जब उन्हें बुखार चढ़ा तो उनको कोई देखभाल करने वाला नहीं था।
वे उसकी दादी उसके माथे पर कोई अदृश्य शक्तिधारी चबूतरे की मिट्टी लगाती थी। वह उसकी पूरी तरह से देखभाल करती थी। दादी माँ को गांव में मिलने वाली 85 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। उन्हें गंदगी बिल्कुल पसंद न थी। लेखक आज भी बीमार पड़ता है, परंतु उनकी सेवा मिस महाराज अपनी इच्छा अनुसार करते हैं। डॉक्टर की शक्ल देखते ही अब उनका बुखार भाग जाता है। अब लेखक बीमार पड़ना नहीं चाहते हैं। वे चाहते हैं कि जल्दी से ठीक हो जाएं, क्योंकि उनकी सेवा कौन कर रहा है? नौकर, और डॉक्टर आकर उन्हें दवा दे जा रहे हैं। अब वे बैठ के अपने गांव की बातें याद कर रहे हैं। उन्हें याद आ रहा है कि एक दोपहर को दादी माँ, गांव में कुछ काम करने वाली औरतें होती हैं, उसमें एक दादी के पास रामी की चाची आती थी। रामी की चाची को वो डांट लगा रही थी। रामी की चाची ने पहले तो उनसे बहुत से पैसे लिए हुए थे और वह दोबारा उनसे मांगने चली आई। वह दादी माँ के आगे गिड़गिड़ा रही थी कि बेटी की शादी के बाद वह सब दे देगी। लेखक ने दादी को पैसे दे देने को कहा, परंतु दादी ने उसे भी डांट दिया। कुछ दिनों बाद लेखक को पता चला कि उसकी दादी माँ ने रामी की चाची का पिछला ऋण भी माफ़ कर दिया और उसे बेटी की शादी के लिए 10 रुपए भी दे दिए। अब इस समय लेखक अपने गांव की और ढेर सारी बातें याद कर रहा है। पहले तो उसे रामी की चाची की बात याद आई। उसके बाद लेखक को अपने किशन भैया की शादी का समय याद आया। लेखक को उस समय भी बुखार आ गया था जब उनके भाई की शादी थी, और भाई की शादी में वे नहीं जा पाए थे। दादी माँ ने लेखक को अपने पास चारपाई पर ही सुला लिया था। घर में बहुत सी शादी ब्याह के समय औरतें आई हुई थीं। पहले के समय में औरतें विवाह में नहीं जाती थीं और रात को घर में रहकर अभिनय करती थीं। उसके मामा का लड़का राघव भी बारात में नहीं जा पाया था, क्योंकि वह भी समय पर नहीं आया था और बारात चली गई थी। अब औरतों ने ऐतराज़ किया कि यहाँ लड़के नहीं रह सकते। दादी माँ ने कहा कि छोटे लड़के हैं, छोटे बच्चों और ब्रह्मा में कोई अंतर नहीं होता। दादी माँ ने बच्चों को अपने पास बैठा लिया और इन्होंने रात भर खूब मज़े किए। अब लेखक बैठे बैठे किशन भैया की शादी के बाद और भी बातें याद करने लगा। अब उसे याद आया कि दादी ने तो अपने जीवन में बहुत से सुख दुख देखे थे। दादी की अचानक मृत्यु से वे उदास रहने लगे थे। उनकी मृत्यु पर पिताजी और दादी माँ को उनका शुभचिंतक बताने वालों की कमी नहीं थी। उन्हीं शुभचिंतकों के कारण घर की स्थिति बिगड़ गई थी। यानी जब दादाजी की मृत्यु हुई तो पहले दादाजी बहुत से लोगों को प्यारवश ऋण दे दिया करते थे, कर्ज दे दिया करते थे, लेकिन वो अपने आप को बहुत शुभचिंतक बताते थे। लेकिन जैसे ही दादाजी की मृत्यु हुई तो सबने अपने अपने हाथ खींच लिए और किसी ने भी पैसा वापस ना करने की ठान ली। इन्हीं शुभचिंतकों के कारण घर की स्थिति बिगड़ गई। दादी माँ के मना करने पर भी दादाजी का जो श्राद्ध होता है वह लेखक के पिताजी ने बड़े धूमधाम से करने की सोची कि इसको अपनी भव्यता दिखाते हुए उन्होंने इस पर पैसे खर्च कर दिए और घर का अब उधार और बढ़ गया। जो देनदार थे वो पैसा देकर नहीं गए और पैसे की कमी हो गई। अब
लेखक को वो समय याद आ रहा था जब इसके बड़े भैया और पिताजी दोनों बहुत उदास होकर बैठे थे। इसको याद आया कि एक दिन दादी माघ की सर्दी में गीली धोती पहने कमरे में संदूक पर दीपक जलाए बैठी थी। लेखक उनके पास जाकर बैठ गया। उसने दादी माँ से उसे ये पूछने के लिए मजबूर कर दिया कि दादी माँ, आप क्यों रो रही हैं? दादी माँ ने उसे टाल दिया। अगली सुबह लेखक ने देखा कि उसके पिताजी और किशन भैया दुखी मन से कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि उनके पास उधार का पैसा चुकाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। दादी माँ उनके पास आईं और पिताजी को दिलासा देते हुए बोली कि चिंता ना करें। उन्होंने पिताजी को अपने सोने के कंगन दे दिए। आगे इस कहानी में यह सब बातें लेखक इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि लेखक के पास इस समय किशन भैया का लिखा हुआ पत्र आया था, जिसमें समाचार था कि दादी माँ नहीं रहीं। अब वह बैठे बैठे दादी माँ के बारे में सोच रहा था कि दादी माँ का दुलार, दादी माँ के साथ बिताया समय, वह सारी चीज़ें याद करके दुखी हो रहा था। इस प्रकार लेखक ने अपनी दादी के साथ बिताए हुए समय को हमें इस कहानी के द्वारा बताया है। बच्चों, आपको यह कहानी कैसी लगी? आप इस पाठ को पूरा पढ़िए और इसके शब्दार्थ को कॉपी में लिखिए। सभी बच्चे इस कहानी को मन लगा के पढ़ेंगे और अपने घर के सभी सदस्यों को ये कहानी सुनाएंगे भी। इसके प्रश्न उत्तर अगले भाग में मैं आपको दूंगी। धन्यवाद बच्चों।